नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services and that is free of cost। section 21 clause 6 से बात करनी है। this is what widowed daughter we are talking about daughter and कौन सी डॉटर जो अब विधवा हो चुकी है, विधवा बेटी, his widowed daughter। now widowed daughter has been mentioned as the dependents। widowed daughter को एक डिपेंडेंट के रूप में सेक्शन 21 बताता है कि widowed daughter भी एक डिपेंडेंट हो सकती है, यानी कि किसी की बेटी है, उसने उसकी शादी कर दी और शादी करने के बाद उसके पति की डेथ हो जाती है, तो क्या वो अपने पिता से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है या नहीं कर सकती है। इसको आप ऐसे समझिए, देखिए एक इलस्ट्रेशन के हिसाब से समझिए आप लोग, तब शायद समझ में आएगी कि आपके सामने प्रॉब्लम क्या है। दिस इज योर प्रॉब्लम। देयर इज ए पर्सन ए की शादी हुई डब्ल्यू से एंड आउट ऑफ दिस वेडलॉक ए गर्ल चाइल्ड जीसी वॉज born। शी वॉज मैरिड टू हस्बैंड एच और फिर इसके फादर हैं F1, इसकी मदर है M1 और इस हस्बैंड की हो जाती है डेथ और इस लड़की के शादी के बाद में बच्चे भी हुए। इसके सन का नाम है S1 और डॉटर का नाम है D1। नाउ आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड शी विल बी कॉल्ड फॉर ए, डॉटर तो थी विडोड डॉटर। समझे आप? तो हमारे हैं वकील साहब जो लीगल एडवाइजर हैं, वो है शशांक शेखर। एवरीवन नोज अबाउट हिम नाउ शी इज सीकिंग दिस गर्ल चाइल्ड नाउ हु इज नाउ विडोड डॉटर। नाउ शी इज क्राइंग फॉर द मेंटेनेंस कि मेरे पति की डेथ हो गई है, अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए मेंटेनेंस सो दैट आई मे सर्वाइव। एंड नाउ शी इज सीकिंग मेंटेनेंस फ्रॉम हर फादर। वो अपने पिता से मेंटेनेंस सीख करना चाहती है। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्या आप लीगल एडवाइस दोगे उसके फादर को मेंटेन करने की या नहीं करने की? क्या वो लड़की अपने फादर को लीगली बाउंड कर सकती है? इमोशनल ग्राउंड्स की बात नहीं कर रहे हैं, मॉरल ग्राउंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम एज पर लॉ की बात कर रहे हैं। तो ये जो लड़की है जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, जिसके ससुराल में कौन कौन है? उसके फादर इन लॉ हैं, उसकी मदर इन लॉ हैं, उसकी अपना बेटा है, उसकी अपनी बेटी है, सिर्फ हस्बैंड की डेथ हो गई है इसलिए उसको कहा जा रहा है विधवा। तो क्या उसको डिपेंडेंट कब माना जाएगा? पहला क्वेश्चन ये है, एज पर सेक्शन 21 उसको डिपेंडेंट कब माना जाएगा? और उसके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी सेक्शन 21 की क्लॉज 6। प्लीज लेट मी नो इतनी बड़ी भूमिका आपको समझ में आई या नहीं आई? कम ऑन एवरीवन। नाउ आप करेक्टर में घुसे या नहीं घुसे? नाउ प्लीज सी दिस। So this is what as per the clause 6 of section 21 widowed daughter is the dependent। लेकिन please see the words beauty of the bare act, this is what provided, इसी को पढ़ते हैं, provided she is unable to obtain maintenance from A, from B and from C। इन तीनों लोगों से ए, बी और सी से अगर वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर पाती है, शी इज अनेबल टू ऑब्टेन मेंटेनेंस फ्रॉम दीज पर्सन, दीज थ्री हेड्स यू कैन से ए, बी एंड सी। इफ शी इज अनेबल टू ऑब्टेन द मेंटेनेंस फ्रॉम ए, बी एंड सी, ओनली देन शी कैन बी कंसिडर्ड टू बी द डिपेंडेंट ऑफ हर फादर। आप बात समझ रहे? नाउ आई विल डिस्कस ए, बी, सी डिस्कस करूंगा मैं, लेकिन लॉ क्या है आपके सामने? यस, पहला क्वेश्चन आया कि क्या एक विधवा बेटी अपने पिता की डिपेंडेंट हो सकती है? यस और नो? आंसर इज यस, लेकिन दैट इज व्हाट कंडीशनल, शर्त है उसमें। व्हेन कैन शी बी डिपेंडेंट? ओनली इफ शी इज अनेबल टू टेक मेंटेनेंस फ्रॉम फॉलोइंग थ्री हेड्स। निम्नलिखित 3 हेड से अगर वो मेंटेनेंस उसको नहीं मिलता है, देन चौथा नंबर
तब फोर्थ नंबर आएगा पिता का। तो पिता से पहले 3 लोग हैं जिनसे वो मेंटेनेंस सीख करने की कोशिश करेगी, पहले उनसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा तभी वो पिता के डिपेंडेंट कहलाएगी। आर यू क्लियर ऑन दिस पॉइंट और नॉट? कम ऑन, यू सी दिस नाउ। दिस इज व्हाट फ्रॉम द एस्टेट ऑफ हर हस्बैंड। हस्बैंड का नाम था देवू, चलिए, और लड़की का नाम है पारो, ऐसे मान लेते हैं, चलिए। तो पारो का मेंटेनेंस चाहिए था, तो देवू पहला नंबर आएगा देवू की संपत्ति से। देखिए एस्टेट, यहां पर एस्टेट क्यों लिखा है? नेवर गेट कंफ्यूज, बिकॉज पति तो है ही नहीं, अब तो पति है ही नहीं, हस्बैंड हैज गॉन नाउ शी कैन सीक द मेंटेनेंस फर्स्ट शी विल ट्राई टू गेट द मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड्स एस्टेट। एस्टेट का मतलब आता है प्रॉपर्टी, दैट इज व्हाट property may be movable property may be immovable property and other kind of properties as well। कुछ कैश हो, कुछ ज्वेलरी हो, कुछ लोन दे रखा हो उसने, तो सभी चीजों का टोटल सम को हम बोलते हैं एस्टेट। समझ रहे हैं एस्टेट का मतलब? एस्टेट का मतलब होता है, काफी लोग नहीं समझते हैं कि प्रॉपर्टी का शब्द भी आता है बार बार, और एस्टेट का मतलब क्या होता है, उसका मतलब समझ लीजिए। एस्टेट का मतलब क्या होता है उसको जान लीजिए पहले अच्छे तरीके से। नंबर 1, देखिए आपके पास प्रॉपर्टी हो सकती है मूवेबल प्रॉपर्टी, आपके पास हो सकती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। देयर कैन बी सम कैश इन बैंक, देयर मे बी कैश इन हैंड, देयर मे बी ज्वेलरी। आपने हो सकता है ए बी और सी को लोन दे रखा हो जिसकी वापसी होनी है, तो जितनी काइंड की भी प्रॉपर्टी हो सकती है इसके सम को हम बोलते हैं एस्टेट। उसके लिए एक वर्ड बना दिया गया एस्टेट, संपदा। तो संपदा को कैटेगराइज हो गई मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल, है ना, इस तरीके से। तो यहां पर देखा जाएगा हस्बैंड के एस्टेट से वो मेंटेनेंस ले सकती है या वो नहीं ले सकती है। अगर नहीं ले पाती है देन शी विल हैव टू सी दिस इज। देन फ्रॉम हर सन, अपने बेटे से और या फिर डॉटर से, और हिज और हर एस्टेट, ये हुआ दूसरे नंबर पर। हर सन और डॉटर, अपने पुत्र या पुत्री से, या फिर अगर वो नहीं है पुत्र या पुत्री से मेंटेनेंस सीख करेगी। अगर वो जीवित नहीं है, वो भी नहीं है, देन उनकी एस्टेट से, उनकी पूंजी से, उनकी संपदा से। और अगर यहां से नहीं है देन फ्रॉम हर फादर इन लॉ, यानी कि उसके अपने ससुर से, और हिज फादर और द एस्टेट ऑफ देम। फिर आएगा फादर का नंबर, उसके फादर से या फिर उसके एस्टेट से। ठीक है, तो इस तरीके से विडो डॉटर को यहां पर शर्त दिया गया है, विडो डॉटर डिपेंडेंट होगी। कब होगी? व्हेन शी इज अनेबल टू सीक द मेंटेनेंस। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह कि if she is able to seek the maintenance, she will not be considered to be the dependent in such case। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या रह गया, है ना? देखो एक बहुत बड़ा मतलब, बहुत टेक्निकल चीजें हैं ये। अभी जरा मेरे इस एग्जांपल पर आइए आप। दिस इज व्हाट, ए था, ये था राज कपूर, ठीक, और ये था हस्बैंड था देवू जिसकी डेथ हुई है। ठीक है, अब देखिए जरा, सपोज कीजिए क्या क्या हो सकता है। जब हस्बैंड की डेथ हुई तो नेचुरली प्रॉपर्टी कहां आनी चाहिए थी? उसके बेटे को, उसके बेटे पर आती, उसकी डॉटर पर आती, उसके बेटे पर आएगी, उसकी डॉटर पर आएगी, और उसकी पत्नी पर आना चाहिए। ठीक है, बट समटाइम्स इट हैपेंस दैट कि आपके जो पति देव हैं जो मर गए हैं, उन्होंने किसी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। उन्होंने एक विल कर दी चंद्रमुखी के नाम पर, किसी अपनी गर्लफ्रेंड के नाम पर, कि देखो मैं तो जा रहा हूं, मेरे प्यार का सबूत है कि मेरी सब प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम। बच्चे सब देख लेंगे अपने आप, पढ़ा लिखा दिए, सब अपने आप डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इन तीनों पर ना बेटी के लिए कुछ है, ना बेटे के लिए कुछ है, ना पत्नी के लिए कुछ है, तो अब वो कहां जाएंगे? तो ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। लॉ ये कहता है कि पहले वो देखेगी अपने पति की संपदा से, पति की संपदा से नहीं मिल रहा है तो फिर वो देखेगी अपने बेटी से मेंटेनेंस, फिर उनकी प्रॉपर्टी से, फिर अपने ससुर से। इस तरह की जो सीरीज है उस तरीके से, अगर उनसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा तभी उसको डिपेंडेंट माना जाएगा। मेंटेनेंस मिल गया तो यू आर नॉट डिपेंडेंट। अब इसमें अंतर क्या है?
अब देखो इसमें यहां पे ये नहीं कहा जा रहा कि उसकी अपनी कितनी आमदनी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर देखो आप, ये एक फर्स्ट कैटेगरी पे देखो आप, ये प्लीज सी दिस, फादर के केस में देखो जरा अच्छे तरीके से इसको देखो, देन आई वांट टू शो यू समथिंग। फादर, ये डिपेंडेंट नंबर 1 की कैटेगरी में था फादर। मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूं आपको, फादर और मदर के केस में कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं है, हाँ है ना, कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं है कि फादर मदर, फादर और मदर के लिए यह भी नहीं कहा गया है डिपेंडेंट की श्रेणी में कि उनकी अपनी आमदनी से अगर वो अनेबल हैं, देयर इज नथिंग एज सच इन दिस केस। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? इफ यू नोटिस, देखिए बहुत टेक्निकल, लॉ को समझना है तो बेरेट को पढ़ना सीख जाइए, और बेरेट की लैंग्वेज को पकड़ना जिस दिन आ गया आप लोगों को, समझिए उस दिन जज बनने का 90% काम हो गया आपका। सी द डिफरेंस, यहां पर फादर में और मदर में कहीं पर भी कोई प्रोवाइडेड करके शर्त नहीं है कि पिताजी डिपेंडेंट कब होंगे, जब उनकी अपनी इनकम कम हो, अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ हो, मदर अनेबल टू मेंटेन हो, या किसी और प्रॉपर्टी से पहले मेंटेनेंस सीख करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो मृतक है उसके जो पिता हैं, उनके जो पिता हैं भले ही कितना पैसा कमा रहे हो, है ना, वो डिपेंडेंट की श्रेणी में आ जाएंगे। कम ऑन, बात समझ में आपको आई है नहीं आई है? हरी अप, इन दोनों में अंतर समझ पा रहे हैं आप लोग? देखो ये है, यहां पर कोई शर्त नहीं है इसमें आगे, जैसे कि आप लोगों ने क्लॉज 6 में देखा या और भी सेक्शन से हम लोगों ने देखा था कि जिस तरीके से था ये, प्रोवाइडेड हिज विडोड डॉटर प्रोवाइडेड। अब ये जो प्रोविजन लग गया, इट मींस इट हैज बिकम नाउ कंडीशनल, कंडीशनल हो गया, ठीक है। कंडीशनल क्या हो गया कि इट विल बी सीन कि उसको कहीं और से मेंटेनेंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कहां से? हस्बैंड की एस्टेट से। पहला कहां देखा जाएगा? पति की संपदा से। दूसरा क्या देखा जाएगा? सन और डॉटर, बी सेक्शन में, और या फिर उनकी संपदा से, देयर एस्टेट। सी कैटेगरी फादर इन लॉ, फादर इन लॉ नहीं है तो और हिज फादर, यानी कि फादर इन लॉ के फादर से, ठीक है, या फिर एस्टेट ऑफ इधर, इनकी फिर प्रॉपर्टी से। इनकी शर्त के बुत, इफ दिस कंडीशन इज प्रूव्ड, दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड, ओनली देन विडोड डॉटर कैन बी कंसिडर्ड टू बी व्हाट? डिपेंडेंट ऑफ द फादर। अब देखो क्या है, अब ये है यहां पर सीन, ये है बहुत ध्यान से समझना इस बात को। देखिए थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर जा रहा हूं हम आपको। सेक्शन 21 की जो ओपनिंग लाइन है, प्लीज देखिए इसको, यहां पर देखिए सेक्शन 21 की ओपनिंग लाइन, डिपेंडेंट, इट टॉक्स अबाउट द डिपेंडेंट ऑफ डिसीज्ड, जो मर चुका है, मृतक के निम्नलिखित रिश्तेदारों को डिपेंडेंट माना जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखो हमने किसकी बात की है, हमने किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? वी आर टॉकिंग अबाउट विडोड डॉटर। तो विडोड डॉटर किसकी डिपेंडेंट? डिसीज्ड फादर की। यहां फादर जिंदा नहीं है, फादर तो है ही नहीं, तो डिसीज्ड फादर की डिपेंडेंट है ये। नाउ शी इज सीकिंग मेंटेनेंस एज द डिपेंडेंट ऑफ हर फादर। अब पिताजी जा चुका ऊपर, देखो पति ऊपर, पिताजी ऊपर, हस्बैंड की प्रॉपर्टी है नहीं, बेटा बेटी है नहीं, उनकी प्रॉपर्टी है नहीं, फादर इन लॉ दे नहीं रहे, उनके पिताजी दे नहीं रहे, कहीं से मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है। पिताजी का देखा, पिताजी भी सुरक्षादार गए, तो अब हमने देखना है उसको मेंटेनेंस कैसे मिलेगा। तो पहला हर्डल होता है ये पहचानना कि वो डिपेंडेंट की कैटेगरी में आएगी या नहीं आएगी। तो आप लोगों ने देख लिया, डिपेंडेंट की कैटेगरी में आने के लिए पहली शर्त ये थी क्या, कि उसको इन तीनों हेड से कहीं से मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है। तो ये बात क्लियर हो गई, नाउ शी कैन बी कंसिडर्ड टू बी द डिपेंडेंट। अब ये देखा जाएगा कि मिलेगी कहां से प्रॉपर्टी, उसको मेंटेनेंस कैसे मिलेगा, एंड फॉर दैट पर्पज यू विल हैव टू गो टू सेक्शन 22। विडो डॉटर को दिलाना है तो प्लीज गो टू सेक्शन 22। दिस इज सेक्शन 22।
And now please read the section 22. This is what subject to the provisions of this subsection 2, the heirs of the deceased Hindu. The heirs of the deceased Hindu are bound to maintain the dependents of the deceased out of the estate inherited by them from the deceased. ये है सब clause 1. I read it for you and now I will explain you in the other way. देखिए क्या है इसमें, समझिए. The heirs of the deceased. अब घर में कौन कौन रह गया? अब घर में रह गया है भैया, पिताजी चले गए. अब बहन आई है, भैया मुझे मेंटेनेंस दो, मैं बड़ी परेशान हूं, है ना, मेरा घर बार कैसे चलेगा, मैं कैसे जिंदा रहूंगी. हमें कोई मतलब नहीं है. देखा वाइफ की तरफ, वाइफ ने घुड़काया, भाई ने कहा बहन तेरा मेरा हमारा कोई मतलब नहीं, मेरे तो बच्चे भी हैं, ये भी हुई, मुझे इतने पल लें, तो अपने आप देख. अच्छा ऐसा, तो देख भैया, एज पर सेक्शन 21 आई एम द डिपेंडेंट ऑफ माई फादर. कह रहे हाँ ठीक होगी ना, फादर डिपेंडेंट, बट ही इज नो मोर, तो उनसे मेंटेनेंस ले. कह रहे नहीं, अगर मैं डिपेंडेंट का मतलब ये है कि मैं डिसीज की डिपेंडेंट हूं, एंड नाउ यू विल हैव टू मेंटेन मी एज पर सेक्शन 22. व्हाई I will have to maintain? Because you are the heir. You are the heirs of the deceased. तुम पिता के क्या हो? उत्तराधिकारी हो, विधिक उत्तराधिकारी हो, समझे? And you are bound to maintain me, समझे? Out of the estate inherited by them from the deceased. मृतक पिताजी से जो प्रॉपर्टी तुम्हें मिली है, जो संपदा तुम्हें मिली है, उसमें से मेंटेन करने के लिए मुझे बाउंड हो तुम. एज पर सेक्शन 22. पिताजी नहीं है, नो प्रॉब्लम, बट यू हैव इनहेरिटेड प्रॉपर्टी फ्रॉम हिम. आपने उनकी जो संपत्ति है दैट हैज कम टू यू एंड आई वॉज डिपेंडेंट अपॉन हिम, देयरफॉर ड्यूटी टू मेंटेन मी इज नाउ ट्रांसफर्ड टू यू. अब तुम मुझे मेंटेन करोगे बिकॉज ऑफ दिस प्रोविजन. प्लीज लेट मी नो आपके बात समझ में आपको आई है नहीं. कम ऑन, हरी अप. अब समझिए बात को. क्या नहीं, देख बहन, मुझे ना इन लफड़ों में नहीं पड़ना है, तू समझ. और भी भाई हैं, उनसे मांग ले. देख हम 3 भाई हैं. कितने भाई हैं? B1, B2 एंड B3. वी आर 3 ब्रदर्स. अब तू मुझसे क्यों मांग रही है? देख पिताजी ने जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, मुझे जरा सा भी नहीं दिया उसमें से. उन्होंने की थी विल, और सारी प्रॉपर्टी दे गई B2 और B3 को. तो आई डिड नॉट इनहेरिट एनी प्रॉपर्टी, एनी एस्टेट, एनी पोर्शन देयर ऑफ. मेरे पास कोई प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में आई ही नहीं है, ना इंटेस्टेट, ना ही अदरवाइज, ना ही टेस्टामेंट्री वे से, ना ही थ्रू विल आई है, ना ही इंटेस्टेट आई है. तो B1 का कहना यह है कि यू कैन नॉट क्लेम प्रॉपर्टी फ्रॉम मी बिकॉज आई हैव नॉट इनहेरिटेड प्रॉपर्टी. तो दिस इज अगेन नो, तू बहन तू खुद पढ़े इसको, तो देखा ये रही बात. आई एम द बाउंड, हियर इज बाउंड टू मेंटेन आउट ऑफ द एस्टेट इनहेरिटेड फ्रॉम देम बाय देम. It means what? If estate is not inherited, अगर संपत्ति का अंतरण नहीं हुआ, इनहेरिटेंस नहीं हुआ है, then here is not bound. और इसी को कहते हैं कि this is not the personal obligation. This is not the personal obligation. और यही मैं समझाना चाहता हूं यहां पर. ये सेक्शन 22 का नैरेटिव है, ध्यान रखना. हम सेक्शन 22 को साथ साथ पढ़ रहे हैं. The obligation is linked to the estate एंड नोट टू द पर्सन. जो ऑब्लिगेशन टू मेंटेन है वो किससे संबंधित है, रिलेटेड है, दैट इज टू द एस्टेट एंड नोट टू द पर्सन. वो व्यक्ति से नहीं है, यानी कि यू कैन क्लेम मेंटेनेंस नॉट फ्रॉम द पर्सन बट फ्रॉम द एस्टेट. अगर मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है तो यू कैन नॉट क्लेम फ्रॉम मी, तो मुझसे क्लेम नहीं कर सकती हो. इसे कहते हैं दिस इज नॉट द पर्सनल ऑब्लिगेशन. दिस इज नॉट ए पर्सनल ऑब्लिगेशन. ये भाई की पर्सनल ऑब्लिगेशन नहीं है, उसकी ऑब्लिगेशन डिपेंडेंट है एस्टेट पर, संपदा पर. बोलो हाँ या ना, कर लेंगे आप लोग, बोलो. तो अब ये देखा जाएगा कि आउट ऑफ थ्री ब्रदर्स B1
बिकॉज उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं आई है, तो उसके पास कोई लायबिलिटी नहीं होगी। नाउ B1 एंड B2 की लायबिलिटी इसलिए फिक्स होती है क्योंकि एस्टेट उनके पास ही गई थी। अब बात ना यहां पर आएगा कि भाई लड़की को देने हैं 10,000 रुपया, लड़की को देने हैं 10,000 रुपया। तो B1 ने कहा कि देखो भाई B2, हम एक काम करते हैं, 5,000 तुम दे दो, 5,000 मैं देता हूं। अब जब घर पर आ ही गई है तो भाई देना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर केस कचहरी यार ये सब होगा। तो एक काम करते हैं, 5,000 दे दो। तो B2 अच्छा मूर्ख समझा क्या, 5,000 क्यों दूंगा मैं? क्या देखो ऐसा मैंने ही पढ़ लिया है। तो तूने क्या पढ़ लिया कि भैया B1 पढ़ो 22 की सेक्शन सब क्लॉज 3। व्हाट इज दिस? सब क्लॉज 3 है आपके सामने। अब ये रही सब क्लॉज 3, क्या है? ये रही सब क्लॉज 3। द लायबिलिटी ऑफ ईच पर्सन who take the estate, liability of each persons in our example B1 and B2 shall be in proportion, come on, in proportion to the value of share or part of the estate taken by him or her। कि ये जो लायबिलिटी है मेंटेन करने की वो प्रोपोर्शनेट होगी, वो उसी रेशियो में होगी जिस रेशियो में प्रॉपर्टी मिली है। अब आप हो B2 B3 ना, B1 तो चला ही गया था, B2 B3। तो B3 ने कहा भैया मुझे जो प्रॉपर्टी मिली है वो मिली है 10%, आपको मिली है 90%, कौन सा बराबर मिली है? तो आपकी लायबिलिटी प्रोपोर्शन टू योर एस्टेट होगी जो आपको मिली है। तो आपका शेयर होगा 9,000 रुपए और मेरा होगा केवल 1,000 रुपए। इट इज नॉट इक्वल, इट इज नॉट ज्वाइंट लायबिलिटी, इट इज प्रोपोर्शनेट लायबिलिटी। इट इज प्रोपोर्शनेट लायबिलिटी टू द लिमिट, टू द एक्सटेंट आई एम गेटिंग दिस। कम ऑन, ये बात आपको समझ में आई नहीं? दिस इज 22 क्लॉज 3। कर लेंगे आप लोग, हाँ या ना बताइए? हो गया। अब देखो इसमें क्या है, अब आप लोगों ने पढ़ लिया। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इसमें? पहली बात क्या आई कि ये पर्सनल ऑब्लिगेशन नहीं है। एक बात, भैया प्रॉपर्टी मिलेगी तो हम देंगे, नहीं तो हमारे बस की नहीं है मेंटेन। एक बात। दूसरी बात क्या आई, उतना ही देंगे जितना हमारे हिस्से में प्रॉपर्टी आई, उसी के अनुपात में देंगे, उसको ज्वाइंट नहीं, जो आपस में बराबर हिस्सा नहीं बटेगा, प्रोपोर्शनेट बटेगा। और दूसरी बात, जब पढ़ो 21 को दोबारा, उसमें एक शब्द छुपा है, उसका अपना अलग महत्व है। यस, इसका अपना एक अलग महत्व है। क्या है? एंड टू दी एक्सटेंट, एंड टू दी एक्सटेंट ये शब्द है, she is unable to obtain maintenance, and to the extent she is unable to obtain maintenance। क्या मतलब है इस बात का? प्रोवाइडेड तुमने पढ़ लिया, to the extent she is unable to obtain maintenance, what does it mean? इसका मतलब क्या है? It means what? It may happen that she is getting maintenance from A और फ्रॉम B और C। ये भी हो सकता है कि उसको मेंटेनेंस ABC से मिल रहा हो। She needs 10,000 rupees as for proper maintenance, but she is getting only and only 3,000 rupees out of these resources। लेकिन उसको रुपीज मिल रहे हैं केवल 3,000। तो टू द एक्सटेंट ऑफ 7,000 rupees she will be dependent on her deceased father's estate। Are you getting? To the extent का मतलब है उस सीमा तक, जिस सीमा तक वो मेंटेन नहीं हो पा रही है, मेंटेनेंस नहीं ले पा रही है। तो 7,000 के लिए मेंटेनेंस नहीं ले पा रही है, तो आगे जो मेंटेनेंस क्लेम करेंगी वो उस पोर्शन को कट करके करेंगी जो ऑलरेडी उनको मिल रहा है। Sometimes it may happen she is getting maintenance but that is not sufficient। तो जो रिमेनिंग है उसको सफिशिएंट करने के लिए, फॉर दैट पोर्शन शी विल सीक द मेंटेनेंस एज पर सेक्शन 221 एंड 22। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फ्रेज, टू द एक्सटेंट। एंड आई बिलीव आपको इस समझ में आया होगा। प्लीज लेट मी नो आया या नहीं आया। हरी अप एवरीवन। अब बहना पहुंची B2 और B3 से लेने के लिए गई थी। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है,
दिस में बी ए डिफरेंट सिनेरियो. नाउ B1 जो 3 भाई थे, जिन B1 को तो कोई प्रॉपर्टी मिली ही नहीं, देयरफॉर ही वाज नॉट लायबल टू पे एनी मेंटेनेंस. इसकी बात खत्म हो गई. B2 और B3 को प्रॉपर्टी मिली है. ठीक है. नाउ यहां से B2 का पोर्शन बनता है 9,000 रुपए का, उसका पोर्शन बचता है 1,000 रुपए का. अब यह हो सकता है जब B3 के पास जाया जाए तो यह सिचुएशन हो सकती है कि उसको जो प्रॉपर्टी मिल रही है B3 को, वो उस प्रॉपर्टी पर, वो भी उसी पे डिपेंडेंट है, उसकी आमदनी भी उतनी हो रही है लगभग बस. तो तुम्हें कहां से देगा वो? उस प्रॉपर्टी से जो उसकी आमदनी हो रही है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो हिमसेल्फ डिपेंडेंट है उस प्रॉपर्टी पर. भाई भी उसी प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट है और उसकी जो आय है वो उतनी ही है बस जितने से भाई का गुजारा चल जाए. तो तब भी क्या वो बहन को मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य होगा? बात समझ रहे हैं बात? जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल पढ़वाता हूं, फिर शायद आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा. तो सेक्शन 20 क्लॉज 4, 22 क्लॉज 4 imposes another limitation on the liability to maintain. What is this? देखिए, अगर कोई विडो है, अंडर द विल ऑफ ए हिंदू, हिज विडो टेक्स ए शेयर इन द एस्टेट. उसके पास, एक विडो के पास हिस्सा आता है जिसकी एनुअल इनकम 500 रुपए की है, और दिस अमाउंट इज जस्ट सफिशिएंट टू मेंटेन हर. अच्छा, मैं ऐसे समझा, उसको पढ़े, आपको समझ में नहीं आएगा. देखिए, मदर, देखिए ये है डिसीज्ड, मृतक. एक व्यक्ति है डिसीज, यानी कि इसकी हो गई डेथ. इसके पीछे रह गई एक विडो एंड हर हिज मदर. पीछे कौन रह गई? विधवा रह गई. विधवा और मां. प्रॉपर्टी मिली विधवा को, प्रॉपर्टी को, लेकिन मां भी डिपेंडेंट है, मदर डिपेंडेंट है. ये सेक्शन 21 क्लॉज 2 में मदर डिपेंडेंट है. अब इनको जो विडो को जो प्रॉपर्टी मिली है उसकी आमदनी हो रही है केवल 500 रुपीज पर ईयर. अब क्वेश्चन ये है कि विडो भी डिपेंडेंट होती है, मदर भी डिपेंडेंट होती है. तो अगर मदर ये कहे कि आपको प्रॉपर्टी मिली है तो आप मुझे मेंटेनेंस दो, तो एज पर सेक्शन सब क्लॉज 22 की जो क्लॉज 4 है वो ये कहती है कि अगर दोनों डिपेंडेंट हैं और एक डिपेंडेंट को प्रॉपर्टी मिली है जो उसके लिए ही सफिशिएंट है, तो फिर वो इसको मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य नहीं है. अब इस बैकग्राउंड के साथ आप लोग पढ़िए सेक्शन 22 का क्लॉज 4 क्या कहता है. देखिए, notwithstanding anything contained in subsection 2 और subsection 3. subsection 2 में कुछ लिखा हो, subsection 3 में कुछ भी लिखा हो. No person who is himself or herself a dependent, please see this. No person who is himself or herself a dependent. अगर वो खुद ही डिपेंडेंट हो, एक व्यक्ति डिपेंडेंट की श्रेणी में खुद भी आ रहा है, तो क्या उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए कंपेल किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता. उसका जवाब है सेक्शन 22 की क्लॉज 4. अब पढ़ो रंग से. नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन सब क्लॉज 2 और 3, नो पर्सन हु इज हिमसेल्फ और हरसेल्फ ए डिपेंडेंट shall be liable to contribute to the maintenance of others if he or she has obtained a share or part, the value of which is or would less than what would he be awarded to him or her by way of maintenance under this act. समझे कि जो मेंटेनेंस उसको खुद मिलता है ना, अगर वो मेंटेनेंस सीख करने जाता तो जितना मेंटेनेंस उससे मिलता उसको कम मिल रहा है इस प्रॉपर्टी से. जैसे समझिए, देखिए, जैसे मान लीजिए माइनर सन है ना, ये खुद भी डिपेंडेंट है प्रॉपर्टी पर. अब इसको जो प्रॉपर्टी मिल रही है उससे इसकी आमदनी हो रही है केवल 5,000 रुपया, जबकि मेंटेनेंस के लिए इसको भी चाहिए 10,000 रुपया.
और बहन और आ जाए लेने के लिए इससे, तो ये कहा जाए कि भाई इसको तो खुद ही कम है, लेस देन व्हाट ही वुड बी अवॉर्डेड टू हिम, कि जो इसको अवॉर्ड होता मेंटेनेंस उससे कम ही इसको मिल रहा है, तो भले ही इसको प्रॉपर्टी मिल रही हो, but even though he is getting share in the property, he cannot be compelled to contribute to the maintenance for the other. वो दूसरे की मेंटेनेंस के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए इसको कंपेल नहीं किया जा सकता. No person shall be liable to contribute. Please say this. 22 clause 4 समझ में आपको आया नहीं आया? No person shall be liable to contribute. कौन? जो व्यक्ति खुद ही डिपेंडेंट हो. तो नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या वाली हालत है. खुद डिपेंडेंट हो, जस्ट मुझे शेयर मिल गया प्रॉपर्टी से तो मुझे कंपेल नहीं कर सकते. जैसे मान लीजिए पिताजी की दौलत में से मुझे एक दुकान मिल गई कि सब आपके मेंटेनेंस आप इसे चलाओ अपना, ठीक है जी. अब मुझे मेरा खर्चा है 10,000 रुपए का और मुझे किराया वहां से मिल रहा है 5,000 रुपए का, तो मेरा ही मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा. अब दूसरा कोई डिपेंडेंट मुझसे कहे कि भाई तुझे दुकान मिली है तो मुझे भी दे, तो बिकॉज ऑफ 22 क्लॉज 4 मैं कह सकता हूँ भाई मेरा ही मेंटेनेंस पूरा नहीं हो पा रहा इसमें. तो इन दैट केस 22 क्लॉज 4 विल सेव मी, फिर मुझे उससे बच जाएगा, मेरी लायबिलिटी नहीं होगी दूसरे डिपेंडेंट को उससे मेंटेनेंस देने की. बात समझ में आई आपको? हाँ ना बताइए एवरीवन. मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आई नो दिस. लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जज बनने के लिए? अपने से पूछना बस कि क्यों आप इर्रेगुलर हो जाते हो. आपकी हेल्प भगवान भी तभी करेगा जब आप खुद अपनी हेल्प करना चाहेंगे. तो बस लगातार पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहिए. बस यकीन मानो आप 100% एक दिन जज बनोगे. यू कैन बिकम जज, बस आपको लगातार पढ़ना है. ठीक है, थैंक यू, अलविदा. और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से ही. अभी शुरू करो दूसरा वीडियो, ज्यादा आलस्य नहीं करना हमने.